पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती ने तमाम राजनीतिक हस्तियां दी हैं। क्रांति धरा है मेरठ और इसके आसपास की जमीन। वहीं मैं जहां से बिजनौर की बात करूं तो एक दौर ऐसा रहा जब दलित राजनीति के तमाम बड़े चेहरे, चाहे रामविलास पासवान हो, बहन जी हो, मीरा कुमार हो, उन्होंने बिजनौर के राजनीतिक द्वंद में जो आजमाइश की और देश के और दुनिया के बड़े राजनीतिक फलक की हस्ती बने। मेरे साथ जो शख्सियत हैं, उन्होंने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बिजनौर के नगीना से की। और शायद शुरू में लग रहा था लोगों को कि एक युवा लड़का बिना किसी बड़े दल के नाम के अपने एक नए दल के साथ क्या करेगा, लेकिन वो लड़का अब हमारे सामने सांसद बन के है। मैं स्वागत करता हूं नगीना के सांसद चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर आजाद जी, आपका सफर एक सहारनपुर के गांव से शुरू हुआ और बहुत जल्द देश की सर्वोच्च जगह पे संसद तक पहुंचा। तो सबसे पहले ये कि जो चंद्रशेखर आजाद अब एक सांसद है, संघर्षशील है, युवा लड़ाका राजनेता है, इससे पहले जब आप पढ़ते थे या जो आपका ग्रामीण जीवन है उस पर थोड़ा सा शुरुआत से बताएंगे तो लगता है दर्शकों को मजा आएगा शुरू से। गांव एक ऐसी जगह है जहां से जो पाठशाला में भी नहीं सीखा जाता वो गांव में सीखा जाता है। और हर व्यक्ति की नजर आपकी तरफ रहती है, क्योंकि जो गांव में वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, क्योंकि इस तरह का कनेक्शन होता है कि वो आपके परिवार का एक बड़ा हिस्सा होता है। शाम में लोग बैठते हैं, तो मैं ऐसे माहौल में पैदा हुआ हूँ। इस तरह का एटमोस्फेयर मेरे आसपास है जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। एक ऐसे माहौल में मैंने ज्ञान हासिल किया, चीजों को जाना, परखा, यानी कि बौद्धिक विकास मेरा उसी क्षेत्र में हुआ। और मेरी जो प्राइमरी से स्कूलिंग है वो वहीं छुटमलपुर में हुई है। सहारनपुर के छोटे। हाँ, जिला सहारनपुर। और मेरा इंटर तक का जो मेरी पढ़ाई वो भी वहीं तक हुई है। वहाँ हमारे एच इंटर कॉलेज एक कॉलेज है, उसी में 12वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद की पढ़ाई मेरी देहरादून में हुई है, सहारनपुर में हुई। मेरे पिताजी टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, और उन्होंने बचपन से शिक्षा पे बहुत जोर दिया। और जिन महान पुरुषों के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें भी अब जब मैं उनको पढ़ता हूँ या जानने की कोशिश करता हूँ, जब मैंने शुरुआती दौर में उनको जाना तो उनका भी शिक्षा पे एक जोर था कि शिक्षा बहुत जरूरी। तो मेरे फादर भी बच्चों को पढ़ा के आते थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि वो हमें पढ़ने के लिए जोर देते। और बचपन में जब उस तरह का ज्ञान नहीं होता तो ये लगता था कि ये जोर क्यों, भाई मेरा तो खेलने का मन है, वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों। तो जब आप में ज्ञान नहीं होता तो आपके बड़े ही आपको रास्ता दिखाते हैं, जब तक आपका बौद्धिक विकास उस तरह नहीं होता। भारत में 18 साल की उम्र का आदमी को बालिग माना जाता है जब वो वोट डालने की स्थिति में आ जाता है। 17 साल 11 महीने कुछ दिन भी हो जाए तो भी वो वोट नहीं डाल सकता है। तो यानी कि एक एज का पड़ाव है, एक अनुभव का पड़ाव है। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेके और आज यहाँ तक पहुंचने में मेरे फादर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर युवा का सपना रहता है पढ़ते वक्त, माता पिता का सपना रहता है कि हमारा बेटा बड़ा होके जी, ये बनेगा। आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, मैं खेल कूद में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और मेरी इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। ये तो मेरी स्पोर्ट की हॉबी के तौर पे थी। लेकिन मेरे फादर की का भी सपना था, वो चाहते थे मैं जज बनूं, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी। उन्होंने किसी को उधार पैसे दिए उसकी मजबूरी के समय में, और उस आदमी ने लौटाने की बजाय वो पैसे मना कर दिए देने से। तो मेरे फादर ने उनके खिलाफ एक मुकदमा कर दिया, और मेरे याद है 15 साल वो मुकदमा चलता रहा। मतलब हम लोग कच्छे से लेके पैंट में आ गए और छोटे छोटे बालों से लेके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आ गई। लेकिन मेरे फादर रोज हर हफ्ते या 15 दिन में तारीख पर जाते थे, और जब वो आते थे तो हमसे चर्चा करते थे, घर में माँ से बैठ के बताते थे कि आज क्या हुआ है। तो जब उसका फैसले का समय आया तो जज साहब ने कहा कि इसको जो है आप निपटा लो आपस में बैठ के।
तो मेरे फादर ने कहा आप ही नहीं बंटवा दो सर। तो उन्होंने कहा कि आप इसको सेटल कर लो। मेरे फादर ने, जहां तक मुझे याद है, 25,000 रुपये लगभग दिए। जी। और जैसा आपने कहा कि इसको 5,000 रुपये में सेटल कर दो, मेरे फादर ने कहा सर मैं टीचर हूं, मैंने अपने बच्चों के पेट का जो निवाला था वो काट कर जो पैसा स्टोर किया था वो इस व्यक्ति को दिया। और 15 साल से मैं कोर्ट की तारीखें झेल रहा हूँ। छुट्टी लेके आता हूँ, कोर्ट की तारीख में आता हूँ, वकील को पैसे देता हूँ, किराए के पैसे लगाता हूँ। तो जो मेरा मूल है कम से कम वो तो मुझे दिला दो। अगर वो भी नहीं मिलता तो ऐसी कोर्ट से न्याय की उम्मीद क्या की जाए, जहां जो मैंने दिया है वो ही मुझे नहीं मिल रहा है, ऊपर से मेरा 20,000 रुपये खर्च हो गया है। ये पैसा मेरे बच्चों के हिस्से का था, तो मैं ये न्याय नहीं। तो मेरे फादर में बड़ी निराशा थी। उनका कहना ये था मुझे कि भाई आपको लॉ करनी है, उसके बाद आपको पीसीएसजे की तैयारी करनी है, आपको जज बनना है और गरीब लोगों के लिए न्याय आसान करना है। हालांकि आज भी आजाद भारत में इस बात तर्क संगत है कि अगर कोई, कहते हैं न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट जाना चाहता है और अपने केस की उस तरह पैरवी करना चाहता है तो उसको एक ऐसा वकील चाहिए जिसकी फेस वैल्यू और जिसकी पर हियरिंग की फीस जो है 2.5-3 लाख रुपए है। और सुप्रीम कोर्ट में तो 10-10, 20-20 लाख रुपए वाले पर हियरिंग वाले जज वकील भी हैं। तो न्याय तो पैसे वालों के हिस्से में आ गया है। अब गरीब को न्याय नहीं मिलता है। गरीब आदमी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकता है। एक बार चला जाएगा तो शायद दोबारा जाने की इच्छा भी नहीं होगी। तो ये एक विरोधाभास है कि न्याय सबका जन्म से अधिकार, लेकिन मिलता नहीं। तो मेरे फादर चाहते थे मैं जज बनूं, और उन्होंने मुझसे बहुत कोशिश की कि जज बनने के, मेरा इंटरेस्ट इस तरफ था। मैंने लॉ भी किया। अपने फादर, क्योंकि वो हीरो थे, उनकी बात माननी जरूरी थी, उस इंटरेस्ट से नहीं किया। लेकिन मैं उनका ये सपना पूरा नहीं कर पाया कि भाई मैं जज बनूं। लेकिन मैंने एक सपना उनका जो उनके मन में था, क्योंकि भाई जब मेरे फादर बीमार हुए तब वो चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं पढ़ने के लिए, और वो भी इसी से जुड़ा हुआ कि मैं एलएलएम वहां करूं। और साइबर क्राइम उस समय बड़े इंडिया में बहुत तेजी से फैला था, और साइबर क्राइम के एडवोकेट हमारे पास नहीं थे। ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो मेरे फादर को गाइड किया गया हमारी फैमिली के जो और सीनियर लोग हैं उनके द्वारा कि इनको आप पढ़ने के लिए बाहर भेज दो, अच्छा है वहां से करके आ जाएंगे तो साइबर क्राइम और एलएलएम तो हो सकता है कि यहाँ भी आ जाए या वहां भी सेटल हो जाए, तो एक बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो अपनी पूंजी को एक बार आप इन पे इन्वेस्ट कर दो। उसी बीच मेरे फादर बीमार हुए, और जब चीजें पकड़ में आई तो पता लगा उनको कैंसर था। वो कैंसर तब अमीरों के दायरे में तो आता था इलाज के, गरीबों के में नहीं आता था। तो हम मिडिल क्लास फैमिली है, 3 भाई 3 बहन, माँ पिताजी, तो हमारे हिस्से में बेहतर इलाज नहीं है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ ना दवाई मिलती है, ना डॉक्टर टाइम पर मिलते हैं, टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं। गरीब परिवार के लिए सर्वाइव, इतना सब कुछ सर्वाइव करना, इतना रिसोर्स जुटाना आसान नहीं है। मेरे फादर बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि मेरे अकाउंट खाते में कितने पैसे बचे हैं, जब उनका इलाज चल रहा था। तो मैंने हालांकि पहले बताया नहीं, फिर बता दिया क्योंकि बताना तो था ही। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर उधार के पैसे लगे। तो जब उनकी डेथ हुई तो मैंने कोई पैसा कर्ज नहीं लिया। तो मगर 11 जनवरी 2013 को मैंने अपने पिता को खो दिया। सुबह के 4 बजे थे और वो मुझे छोड़ के चले। 12 जनवरी को मैंने तय किया कि कोशिश करूंगा कि किसी और के पिता की, भाई की, बहन की, माँ की, बेटी की, पत्नी की जान इलाज की कमी, यानी कि पैसों के द्वारा, ये जो सिस्टम में खामियां उसके जरिए ना हो। तो इस आंदोलन में जुट गए। फिर अपने जो सपने थे, अपनी जो चाहते थी, उनको पीछे छोड़ दिया, और फिर संघर्ष का दौर शुरू हुआ। और ये संघर्ष का दौर आज 2025 में है। 2013 से 12 साल हो गए। खूब आनंद में है। जब सांसद जी का सर्टिफिकेट ले आओगे तो पिताजी का चेहरा याद आया? 2 दिन ऐसे होते हैं, एक फादर्स डे जिस पर मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मेरे सारे मित्र इस बात को जानते हैं और मेरी फैमिली भी इस बात को जानती है
लेकिन मेरे लिए इसके साथ साथ 2 दिन और, जिस दिन मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है और जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ होती है, वो 2 दिन मेरे लिए ऐसे होते हैं कि मैंने जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं जिनसे मैं शेयर कर लेता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उन दिनों में किसी से बात नहीं करता, क्योंकि अपने को खोने का दुख वही जानता है जिसने खोया हो। तो तकलीफ होती है अपने फादर को याद करके कि वो उन्होंने हमारा पूरा जीवन उनका दूसरे लोगों के लिए पढ़ाते रहे, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए। वो मरना नहीं चाहते थे, लेकिन बीमारी के कारण उनकी जान चली गई, तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। एक बेटा होने के नाते मेरे अंदर ये इस बात की पीड़ा रहेगी हमेशा कि मैं अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं पाया। तो ये जब ये 2-3 दिन आते हैं और मैं कहीं हूँ, किसी काम पे हूँ, तो एक भावुकता, एक अंदर पीड़ा रहती है जब मैं उनको याद करता हूँ। हालांकि सुबह उठ के मैं उनको याद तो करता ही हूँ, और तब तक करता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। उनके लिए तो मैं हमेशा बेटा ही रहूंगा, नहीं, किसी पद पे रहूँ। एक मतलब सुटमलपुर जैसी जगह में अगर ये सपना देखना कि बेटा साइबर लॉ का एक्सपर्ट बने, और आज से 10-12 साल पहले, तो ये भी उनकी जागरूकता और उसका परिणाम रहा होगा कि शिक्षक थे शायद, इसलिए भी संवेदनशील पक्ष है। इस पर जितनी बात की जाती कम है। दुनिया ने जो देखा है, चंद्रशेखर भाई, वो एक लड़ाका, आक्रामक चंद्रशेखर को देखा। वैसे तो अब शब्दावलियों के बंधन टूट गए हैं, पर जब वो पहली बार बोर्ड लगा गांव में, आपका फोटो वायरल हुआ, तब शायद इन शब्दों को कहना और एक दूसरे को संबोधन भी एक आपत्तिजनक माना जाता था। आपने उस शब्द को सार्वजनिक रूप से जब चर्चित लाया, तो ये युवा शायद मुझे लगता है कि दुनिया के फलक पर दिखना शुरू हुआ। वो घटना क्या है? 2 चीजें हैं। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है जी, कि वो मीडिया जिसपे हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, कभी कभी वो इस तरह खबरें छापता है, उनको भ्रामक भी नहीं कह सकते, बेबुनियाद हो जाती हैं वो खबरें। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मैंने बड़े बड़े आर्टिकल पढ़े और वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने मेरे गांव का नाम कुछ और लिख दिया, जी, मेरे परिवार के बारे में कुछ और लिख दिया, मेरे बारे में कुछ और लिख दिया, मेरे स्कूलिंग के बारे में कुछ और लिख दिया। तो मुझे लगा कि उनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, किसी से ऐसे ही पूछ लिया। और कम से कम मुझसे ही पूछो अगर कोई। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आज सोशल प्लेटफॉर्म है, जी, मैंने आज एआई है, तमाम चीजें, मैं कुछ भी बनाकर डाल दूं, तो सोशल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो उसको ऑथेंटिक करें, पहले उसका सत्यापन करें कि बात सही है नहीं है। बिना सत्यापन करे उसको मार्केट में लेके आ जाना, उसका एक्सप्लोजर करना। बड़े प्लेटफॉर्म गूगल है, जी, जी, ट्विटर है जिसको एक्स जी, कहते हैं, जी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और उससे जिसको नुकसान होना है, जिसकी छवि को है, उसको वो होता रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जी। तो जैसा आपने कहा कि वो जो बोर्ड, वो मेरे गांव नहीं है, वो मुझसे 12 हाँ, किलोमीटर ये मैं दूर। क्लियर, जैसे देखिए, हाँ, आप सांसद हैं हमारे क्षेत्र के और हाँ। तमाम खबरें छपी हैं, लेकिन अगर आम आम लोगों से पूछेंगे तो वो जो नाम है, इसलिए मैं उसका नाम का कोट नहीं किया जानबूझ के, मैं जिससे कि कोट आप सच करूंगा, बता। मैं कोट करूंगा, मैं आपके इस परेशानी से निकालूंगा। आप बात कर रहे हैं वो जो बोर्ड लगा ग्राम गड़कौली में, द ग्रेट चमार का। जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपके दर्शकों को कि वो मेरा गांव नहीं, मेरा गांव छुटमलपुर है, जी, वो मुझसे 12 किलोमीटर दूर है। जब वो घटना हुई तो मुझे फोन आया, क्योंकि हमारा संगठन वहां उस एरिया में बड़ा स्ट्रांग था कि आपको आना चाहिए, इस तरह का विवाद हुआ। तब कौन सा संगठन चलाते थे? आजाद भीम समाजवादी आर्मी, तो थे, भारत एक भीम आर्मी। मिशन, जी, जी, हमारा बहुत शानदार संगठन, बड़ा भीम नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क था भीम आर्मी। कोई गांव ऐसा नहीं है आज के समय में। जी, और मैं ये बात सिर्फ यूपी में बैठ के कह रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कोई, मेजोरिटी में कोई गांव ऐसा नहीं कि भीम आर्मी की बात गांव तक ना गई, जी। क्योंकि जिस विचार को हम लोग चलाते हैं उस विचार के 2-4-10 लोग हर गांव में किस है। स्टेज पे, कब आपने भीम आर्मी की स्थापना की? हमें, हमारे साथियों, 2014 में, 13-14 से हमने इसको चलाया है। तब आप कॉलेज में थे? हाँ नहीं, वो तो पूरी हो गई थी पढ़ाई अच्छा, तो, ठीक। लेकिन 2015 में ऑफिशियली हमने इसको वो किया है कि हम इसको इस नाम से आगे बढ़ाएंगे। उद्देश्य, मतलब वजह क्या रही होगी, क्या सोचा गया? वजह तो क्योंकि प्राइमरी भीम आर्मी एक पाठशाला, ऐसा संगठन है जिसने बहुत जल्दी पहुंच हाँ, बनाई, युवाओं की का बड़ा प्राइमरी पसंदीदा जो संगठन ऐसे, एक्चुअली क्या, और उससे जाति मेरे जनजाति फादर और। टीचर थे जी। और वो प्राइमरी स्कूल से रिटायर हुए। हम्म, तो मैं जब उनके स्कूल में गया, मैंने देखा कितना अच्छा व्यवस्था उन्होंने की। एक मतलब एक अनुशासन नजर आ रहा था, बच्चों का पढ़ाई के प्रति एक जो है उस इम्पोर्टेंस को वो बच्चे समझ रहे थे, वो आ रहा था। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये नहीं था, जी, बहुत सारी जगह पे जो है पढ़ाई की, मैं गया स्कूलों में तो वहां बच्चे अपना 5वीं क्लास का बच्चा नाम लिखना नहीं जानता है, अपने पिता का नाम लिखना नहीं जानता है, वो इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा है। तो मैं समझ रहा था ये बुनियादी कमजोर हो जाएगी तो इसमें बिल्डिंग कैसे अच्छी बनेगी।
तो शिक्षा तो हथियार है, मैं हमारे बचपन से हमारे खून में भरा गया। शिक्षा हमारे लिए तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है, और वो शिक्षा ही कमजोर होगी। तो भीम आर्मी की जो शुरुआत है वो प्राइमरी पाठशाला जो है खोली गई बड़े पैमाने पे, कि जो बच्चे जो हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बैक टू सोसाइटी, कि जिस समाज से निकल के आए उस समाज कुछ दो, तो उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं मोस्टली, उनको पढ़ाया जाए और उनकी बुनियाद मजबूत की जाए, जिससे कि वो आगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का मुकाबला कर सके। तो 2015 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया, कि 2015 से इसको आगे बढ़ाया नाम के साथ। 16 में वो घटना घटी, मई की, शायद आई थिंक मई का समय था, और बड़ा उसको चर्चित हुई वो। मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, मारपीट भी हुई, बहुत सब कुछ हुआ पूरे वेस्ट यूपी में उसको। फिर एक बड़ी पंचायत हुई, फिर वो मतलब मीडिया के भाइयों ने उसको उस तरह से जो है, जो उनका जिसका जो जो सुटेबल जिसको लगा, उसने उस तरह से उसमें रिएक्शन दिया। बोर्ड पे आ रहे थे हम, बोर्ड की बात। बोर्ड पे, तो वो बोर्ड गांव के लोगों ने लगाया। अच्छा। उनकी इच्छा थी कि भाई हम अपने गांव में, क्योंकि बाकी सब जातियों के लोगों ने भी लगा रखे थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ दर्शकों को, कि इस देश में जो, जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो यहाँ जाति के आधार पर रेजिमेंट बनी है। जी जी। उसमें चमार रेजिमेंट बनी है जी। ये हिस्टोरिकली लोग नहीं जानते हैं। रेजिमेंट बनी है, और रेजिमेंट के ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें बहुत बड़ा शौर्य का प्रदर्शन किया है। उनको बैटल ऑफ ऑनर मिला है उनको। उनकी आज भी वो उनको दफनाया गया जहां है, वो है स्थान उनके बहुत सारे। उनके वो हम उन लोगों से मिले जो सेना के जवान थे। और आपको जान के हम, मतलब राष्ट्र प्रेम के बारे में ये बात मेरी बहुत ऑथेंटिक है, लोगों को इसको समझना चाहिए कि किसान कमेरे वर्ग में राष्ट्र प्रेम कितना मजबूत होता है, सिर्फ नारा नहीं लगाता वो। उन्होंने ये रेजिमेंट खत्म क्यों हुई? क्योंकि अभी जाति रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, और भी बहुत सारे रेजिमेंट है। ये खत्म क्यों हुई? सिख रेजिमेंट है, सिख लाइफ एंड, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा उनसे कि अब आप आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ो। और उसके जो लीडर्स थे उस रेजिमेंट के, उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, तो हम अपने जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। देखो कितनी शानदार बात आपको बता। उन्होंने कहा आपकी नौकरी खत्म कर देंगे, आपके रेजिमेंट खत्म कर देंगे, आपके मेडल छीन लेंगे। उन्होंने कहा सब छीन लो, लेकिन जो देश के लिए लड़ रहा है उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। और क्योंकि वो सब जवान थे, रेजिमेंट खत्म हुई, तो कहाँ गए? उन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन की और देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिए। तो इसलिए वो बोर्ड जो है, कोई कुछ भी कहता रहे, पश्चिम में यहाँ मेरठ से आगे आगे जो मैं जिस समाज में पैदा हुआ, जाटो समाज, शेड्यूल कास्ट का, उसको इसी नाम के सर्टिफिकेट बनते हैं। जब ये विवादित हुआ तो मैंने वो सर्टिफिकेट भी दिखाया कि बहुत सर्टिफिकेट डीएम बना के दे रहा है मुझे, उस पर लिखा हुआ है, तो कहीं को इस बात को लेकर विवादित हो रहे जी। ठीक है, तो जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, बकायदा लिख के दे रहे हो साइन करके, तो फिर आप ऑब्जेक्शन किस चीज का कर रहे हो? और लोग लिखने में अगर कंफर्टेबल है तो फिर किसी को क्या ऑब्जेक्शन? नहीं, उसके साथ भी लोगों को समझना पड़ेगा, ये अपमानित कब हो जाता है। हाँ, मैं वही जानता जब इसके साथ आप उस तरह के शब्द यूज करते हो, जैसे मैं आपका नाम लूं और उसके साथ उस तरह के शब्द यूज करता हूं, ओ बे तू, या कोई गाली जाति सूचक उस तरह के शब्द यूज कर दो, तब वो अपमान की संज्ञा में आ जाता है, तब वो क्राइम की संज्ञा में आ जाता है। देखिए आजकल क्या है, मैंने कई अभी ऐसे विषय सुने बिहार के एक नेताजी ने, या उस तरह से, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल्य हैं वो लोगों तक पहुंचे नहीं है। देश कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, मीडिया हाउसेस कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, नेता भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, सब ये बोलते हैं, लेकिन पढ़ाता कौन है? आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? कितने लोग जानते हैं अपने जो है संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार, कितने लोग जानते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपने जो कहा, जब नहीं जानते तो वो नहीं भी चाहते कि भाई हम किसी को अपमानित करें, लेकिन उनके मुंह से निकल जाता है अक्सर, बोलचाल की भाषा पुरानी ऐसी है जी। उसमें क्या होता है कि वो पूरे समाज के ऊपर एक टिप्पणी हो जाती है, उनको बुरा लगता है, फिर वो कार्रवाई क्यों करते हैं।